नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राज्य के अत्याधुनिक डोगला वेधशाला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि डोगला केवल समय गणना का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नहीं बल्कि इसका भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे प्राचीन उपकरणों की मदद से दक्षिणायन जैसे घटनाओं का सटीक रिकॉर्ड सदियों पहले ही किया गया था। यह स्थल वैज्ञानिक प्रेमियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सम्मेलन में विशेषज्ञ और वैज्ञानिक विभिन्न शोध प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे भारत की समय गणना की समृद्ध परंपरा और उजागर किया जा रहा है। और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के सरकार जो आगे बढ़ रही है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेजी से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभाव भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जो नव तकनीक नए प्रकार के दौर में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी। मुझे इस बात का संतोष है। जिस भूमि पर हम बात कर रहे हैं, आर्यभट्ट के जमाने से लगा करके आज तक लगातार जिज्ञासावश हमारे सूर्य सिद्धांत में जो जो बातें कही गई है, कमोबेश आधुनिक दृष्टि से भी वो सब हमारे सारे वैज्ञानिक आश्चर्यजनक रूप से उसके नजदीक पाते हैं। ये सौभाग्य की बात भी है और ये अतीत के ऊपर गर्व करने की बात भी है। मेरी अपनी उज्जैन में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में महाकाल के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई और समय आध्यात्मिकता संस्कृति के महत्व को उजागर किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि महाकाल केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ये संस्कृति और समय के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उज्जैन को वैश्विक स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में देश विदेश के विद्वानों और विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में आयोजकों ने महाकाल की महत्ता को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लाभ मिला है। मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षतः भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए अब वर्तमान की दृष्टि से ये बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून 22 दिसंबर ये जो 2 अवधि आती, उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते हैं। और विद्वान बताते हैं, हम तो केवल सुनकर के उसके साथ आनंद मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्तमान की आज जो डोंगला की स्थिति है ये पुराने काल में उज्जैन में थी, लेकिन उज्जैन से अभी आज की स्थिति में 32 किलोमीटर दूर खसक करके डोंगला में गई और 32 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये और आगे जाएगी और वापस आएगी। लेकिन आने जाने की गति इसकी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। जैसे विद्वानों ने बताया कि 27,500 साल उसके बीच में लगने वाले हैं। अर्थात मान लो पृथ्वी एक बॉल है, उस पे 2 धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा। ये दोनों हमारी एक तरह से भूमध्य रेखा या हमारी अपनी कर्क रेखा मान ले। उसका जो कटाव बिंदु है, वो ये कटाव बिंदु को समझने के लिए ये बात सही है। मैं डोंगला भी गया हूं और जब मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो मैं ग्रीनविच भी गया हूं, जहां से स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं।
लेकिन ये बड़ा सुनकर के भी और समझ के भी अलग प्रकार का अनुभव आया कि आम तौर पर सूर्योदय सूर्यास्त में जहां मीन टाइप की कल्पना करें, औसत समय की बात करें, वो सूर्योदय सूर्यास्त में 1 घंटे से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया, वो गर्मी के दिन थे, रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। जब ग्रीनविच में रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वो औसत समय कैसे हो सकता? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो औसत समय की दृष्टि से सही में समय की गणना के लिए हमारे यहाँ सूर्योदय का महत्व है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे अपने ग्रहों की गति तो गिनती इसी प्रकार से तो करना है। पृथ्वी की हमारी परिक्रमा गति सूर्य देवता के आसपास है, और ऐसे में इनके दिन, मास, महीने और हमारे लिए त्योहार के साथ ऋतुओं का चक्र, ये जो परस्पर बनाया गया है, इन सारी बातों का जो अंदर का ये बात सही है कि हम समय गणना की बात करेंगे तो समय और स्पेस दोनों अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक तरह से समेकित रूप से देखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब आप सब आकर बात कर रहे हैं, तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है, और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है, उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है, तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला, और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव आप सबको आमंत्रित करके हर्षित होती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रायसेन की पवित्र भूमि पर एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 10 अप्रैल को शाम 5 बजे बता दें कि उद्घाटित होगी, और इस महोत्सव में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां कृषि से जुड़े नवीनतम उपकरण, तकनीक और उत्पादन प्रदर्शित किए जाएंगे। किसानों के लिए लाइव और इसके साथ ही विशेष सत्र तैयार किए जाएंगे। यहाँ वे बता दें कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और अन्य आधुनिक कृषि उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप में देख और सीख सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को नई तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे।
अद्भुत कृषि महोत्सव रायसेन की इस पवित्र धरा पर संपन्न हो रहा है। 10 तारीख को यहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा शाम को 5 बजे। 300 के आसपास है स्टॉल अलग अलग लग रहे हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एकीकृत कृषि, परड्राप, मोरका, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस जैसी कृषि पद्धतियों के लिए यहाँ बनाए जाएंगे और वहाँ किसानों को दिखाए जाएंगे कि कैसा होता है। 20 सत्र होंगे अलग अलग। ऐसे जो जिस हाल में हम खड़े हैं ऐसे मेन पंडाल में भी और 2 बना के बाद में 4 समानांतर सत्र 4 चलेंगे, जिन पे अलग अलग विषयों पर कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, उन्नत किसान और अधिकारी वो किसानों से चर्चा करके उस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और ये वन वे नहीं रहेगा, मतलब केवल भाषण नहीं होगा। विषय के प्रस्तुतिकरण के बाद किसान अपने सवाल पूछ सकेगा, जानकारी ले सकेगा और जानकारी लेना है तो ऐसे 20 प्रमुख विषय जिसकी सूची अभी मैं जारी करूंगा बैठ के, उन पर चर्चा होगी। यहाँ रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी खेती से संबंधित ही होंगे, नुक्कड़ नाटक और बाकी आयोजन जो कृषि पद्धतियों के बारे में भी दिशा देंगे। यहाँ खाद बीज का संतुलित इस्तेमाल, अच्छी कृषि पद्धतियां, नकली और असली खाद कैसे पहचाने या पेस्टिसाइड कैसे पहचाने, वैसे व्यवहारिक आयोजन भी हो। अनूपपुर जिले के कोतमा में कल एक इमारत ढह गई। हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। जिलाधिकारी हर्षल ने बताया है कि अब तक 5 लोगों की मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 घायल लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ जिला प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय है। आसपास के लोगों से सतर्क रहने और बचाव टीमों को सहयोग देने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के मंत्री ने भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया है। मंत्री ने बताया कि बचाव कार्य तेजी से जारी है और मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। और कोतमा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मलबे में दबने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। अनूपपुर जिले के कोतमा में कल रात एक इमारत ढह गई। हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 5 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 लोगों को बता दें कि इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ जिला प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय है। आसपास के लोगों से सतर्क रहने और बचाव टीमों को सहयोग देने की अपील की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया है। मंत्री ने बताया कि बचाव कार्य तेजी से जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि अनूपपुर जिले के कोतमा में कल एक इमारत ढह गई है। हादसे के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि अब तक 5 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 घायल लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ जिला प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय है। आसपास के लोगों से सतर्क रहने और बचाव टीमों को सहयोग देने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री यहां मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत ही दुखद है और मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया है। मंत्री ने बताया कि बचाव कार्य तेजी से जारी है और मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना की पूरी जांच की जाएगी। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसईसीएल और सभी माइनिंग कंपनियों के माध्यम से
रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 4 में से 3 लोगों का उपचार अभी किया जा रहा है, 1 की मृत्यु हुई है, बाकी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सभी मृतकों को शासन के नियमानुसार सहायता राशि एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जब तक सभी को नहीं निकाल लिया जाता, अभी हमें अंदर पता नहीं है कितने लोग हैं। जितना एक एक व्यक्ति को जब तक नहीं निकाला जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर चल रही बहस एक बार फिर से अब तेज हो गई है। राज्य के लाखों शिक्षकों की चिंता को सामने रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संदर्भ में राज्य सरकार कानूनी पहल करते हुए इसे भूतलक्षी प्रभाव के बजाय भविष्य रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाए ताकि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को राहत मिल सके। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की समस्याओं की ओर से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लिखा कि हालिया निर्णय और उसके बाद जारी सरकारी आदेशों से शिक्षकों के बीच गहरी चिंता व्याप्त है। विशेषकर वे शिक्षक जो 25 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इस अनिश्चितता से मानसिक और आर्थिक दबाव में है। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। एमपी में टीईटी को लेकर बहस अब काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया है। मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर चल रही बहस एक बार फिर से तेज हो गई। राज्य के लाखों शिक्षकों की चिंता को सामने रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर टीईटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संदर्भ में राज्य सरकार कानूनी पहल करते हुए प्रभाव के बजाय भविष्यशाली रूप में लागू करने की दिशा में कदम उठाए ताकि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को राहत मिल सके। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की समस्याओं की ओर से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लिखा कि हालिया निर्णय और उसके बाद जारी सरकारी आदेशों से शिक्षकों के बीच गहरी चिंता व्याप्त है। विशेषकर वे शिक्षक जो 25 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इस अनिश्चितता से मानसिक और आर्थिक दबाव में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के हित में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय फैसला लिया। इस पहल के अंतर्गत बता दें कि अब अपने सभी पूर्व महिला खिलाड़ियों को मानसिक वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। यह राशि खिलाड़ियों के क्रिकेटिंग करियर और ट्रेनिंग के आधार पर निर्धारित की गई है। विशेष रूप से यह योजना उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो बीसीसीआई की पेंशन योजना की पात्रता में शामिल नहीं हो पाती। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी महिला खिलाड़ियों को 12,500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। घरेलू स्तर की खिलाड़ियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 6,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। 75 साल से ज्यादा आयु की महिला खिलाड़ियों को 7,500 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा फैसला देखने को मिला है और इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए बड़ा तोहफा यहां देखने को मिला है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय फैसला लिया है। इस पहल के अंतर्गत अब सभी पूर्व महिला खिलाड़ियों को मानसिक वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा। यह राशि खिलाड़ियों के क्रिकेटिंग करियर और श्रेणी के आधार पर निर्धारित की गई है। विशेष रूप से यह योजना उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो बीसीसीआई की पेंशन योजना की पात्रता में शामिल नहीं हो पाती हैं। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी महिला खिलाड़ियों को 12,500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। घरेलू स्तर की खिलाड़ियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 6,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो वहीं 75 साल से ज्यादा आयु की महिला खिलाड़ियों को 7,500 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में रबी सीजन के सबसे अहम चरण यानी कि गेहूं उपचारण को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का दायरा और असर दोनों पहले से बड़ा होने वाला है। प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने बता दें कि पंजीकरण कराया और इसके साथ उत्पादन का लक्ष्य भी बढ़ाया है। सरकार का दावा है कि किसानों को बेहतर दाम, समयबद्ध खरीदी और भंडार की प्राप्त व्यवस्था मिलेगी ताकि फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत न आए। उत्पादन प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है जिससे भीड़ और
अव्यवस्था से बचा जा सके। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब एक बदलाव देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में रबी सीजन के सबसे अहम चरण यानी कि गेहूं उत्पादन को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का दायरा और असर दोनों पहले से ज्यादा होने वाला है। प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया और उत्पादन का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। सरकार का दावा है कि किसानों को बेहतर दाम, समयबद्ध खरीदारी और भंडार की प्राप्त व्यवस्था मिलेगी ताकि फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत न आए। उत्पादन प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे भीड़ और अव्यवस्थाओं से बचा जा सके। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही गेहूं खरीदी का दायरा अब बढ़ने जा रहा है, जिससे कि एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया और उत्पादन का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। सरकार का दावा है कि किसानों को बेहतर दाम, समयबद्ध खरीदारी और भंडार की प्राप्त व्यवस्था मिलेगी ताकि फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत न आए। उत्पादन प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है, जिससे भीड़ और अव्यवस्थाओं से बचा जा सके। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। प्रदेश में सक्रिय मजबूत बता दें कि वेदर सिस्टम के चलते कई इलाकों में ओलावृष्टि, तेज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कुछ जगहों पर सड़कों पर बर्फ जैसी सफेदी छाती हुई नजर आ रही है, जिससे नजारा पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें शनिवार की, तो यहाँ बैतूल, श्योपुर और मुरैना समेत कई जिलों में जमकर ओले गिरे, जबकि 20 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित 27 जिलों में फिर से आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। ओलावृष्टि की वजह से चंबल, नरसिंहपुर, बुंदेलखंड समेत कई जगहों पर सड़कें सफेद चादर की तरह दिखने लगी हैं। किसानों की खेती पर और खलिहानों में रखी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल तक तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।